भारतीय बाजारों के अंदर प्रेशर, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी भी निफ्टी करीब 160 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक भी रफली 300 अंक नीचे है और सेंसेक्स में भी करीब 550 की गिरावट है, लेकिन जो गिरावट है वो थोड़ी सी हल्की ज़रूर पड़ते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन फिर भी आज मार्केट्स में जो प्रेशर है वो प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप 1% के आसपास नीचे है। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस अभी भी ज़्यादा हैं, तो नंबर थोड़ा सा इंप्रूव ज़रूर हुआ है एडवांस डिक्लाइन का, लेकिन फिर भी बिकवाली मार्केट में प्रिवेल कर रही है। नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, उनसे हम मार्केट से बातचीत करेंगे। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके आपका व्यू। अच्छा, ये नीरव जी वो क्या हुआ, जब तेजी थी तो आप क्लीन शेव थे, बाजार में बिकवाली आई, दाढ़ी वापस आ गई, ऐसा क्यों? देखिए, पोर्टफोलियो में लॉस होता है तो वापस आ जाते हैं बाल। कैसा लग रहा है मार्केट नीरव जी? डेफिनेटली बहुत जनों ने, जैसे कि आपने भी कहा कि दाढ़ी थोड़ी बेटर लग रही थी, सो वो रख ली। चलिए बढ़िया, घर की खेती हो तो बढ़ती घटती हाँ। रहेगी। कैसा लग रहा है मार्केट, कैसा फील आ रहा है अभी, क्या लग रहा है? क्योंकि प्रेशर तो है आज भी, लेकिन जो पहले 3 दिन का प्रेशर था वो उतना इंटेंस नहीं है आज एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ दिख रहा है कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज में। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? या। तो देखिए, 2-3 चीजें जो स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम देखते हैं। एक है पीसीआर, एक ओपन इंटरेस्ट और एक विक्स। ये तीनों ही इंडिकेटर जो है वो ज्यादा नेगेटिव नहीं है। सो यही बता रहे कि यहाँ से ये जो भी फॉल है शॉर्ट लिव्ड है एंड देयर कैन बी अ गुड बाउंस। ऑल्सो इंट्राडे जो पैरामीटर्स है उसमें अब दिख रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस आना चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम इंट्राडे परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ 1 to डे परस्पेक्टिव। 22,000 के पुट्स में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और काफी अच्छा बिल्टअप है, जो यही बता रहा है कि अच्छा सपोर्ट है। तो ऑल इन ऑल ऐसा लग रहा है कि बाउंस आना चाहिए इन निफ्टी करंट लेवल से, और तो फ्यूचर बाइंग किया जा सकता है। नीचे में अराउंड 21,850 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो यहाँ बाय करिए, थोड़ा डिप्स में बाय करिए। स्टॉप लॉस 21,850 का रखिए। आई बिलीव कि जो अगला पड़ाव है अब निफ्टी में 22,300, 22,350, वहां तक एटलीस्ट निफ्टी पहुंच सकता है, तो वो आपका एक टारगेट बन जाएगा। ऑल्सो 50 डे मूविंग एवरेज जस्ट छुआ है निफ्टी फ्यूचर ने, तो यहाँ से भी एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो नो डाउट थोड़ा 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, मगर आज टच हुआ है काफी दिनों के बाद, प्रोबेबली लास्ट 2-3 महीनों के बाद आज 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट हुआ है। सो आई बिलीव यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आप जरूर बाय कर सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस देख सकते हैं 47,000 47,200 तक की इन टर्म्स ऑफ स्पॉट, एंड फ्यूचर में अगेन 47,400 तक। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी भी बाय करी जा सकती है। नीचे में 46,400 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आप खरीदारी तो कर सकते हो, थोड़े थोड़े साइन स्टेबिलिटी के दिखने शुरू हो गए हैं। नीरव सर, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग हो या शॉर्ट? या। तो देखिए, ये जो मंदी आई उसमें थोड़े स्टॉक्स अच्छा स्ट्रेंथ बता रहे हैं। स्पेसिफिकली आईटी काउंटर्स के मिड कैप में एक जेंजार टेक्नोलॉजी करके स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, एंड आज ही 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, और अच्छा प्राइस वॉल्यूम है, गुड पैटर्न। आई बिलीव करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं इसमें। 545 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में अराउंड 590 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है स्लाइटली लार्जर कैप, बट आई लाइक दिस सेक्टर, एचडीएफसी लाइफ। देखिए, ये सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा कुछ हुआ नहीं पिछले 1-1.5 साल में। अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं, एसबीआई लाइफ लीड कर रहा है और अभी एचडीएफसी लाइफ कैचअप कर रहा है। इंपॉर्टेंटली एक फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट है करंट लेवल से एचडीएफसी लाइफ में। मुझे लगता है यहाँ से 655 660 तक ये स्टॉक जा सकता है आने वाले 1-2 दिनों में, तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। 613 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो एचडीएफसी लाइफ करीब 627 628 के आसपास चल रहा है, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। जेंसार टेक 590 के टारगेट्स के लिए 545 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे, और एचडीएफसी लाइफ पर भी आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं। इंश्योरेंस स्पेस में एसबीआई लाइफ अब तक अच्छी तेजी में है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस में दूसरा नाम कोई ढूंढ रहे हैं तो एचडीएफसी लाइफ हो सकता है, यहाँ पर भी आप लॉन्ग साइड पोजीशन रख सकते हैं। डे हाई के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर नजर डालते हैं, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मिड कैप इंडेक्स है तो डे लो पर, लेकिन थोड़े से रिस्पाइट के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
एक एक करके तमाम मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज बुरा हाल है OMCs का। HPCL, BPCL, IOC 8%, HPCL 8.5% और BPCL 7.5% है। फेडो के भी टॉप लूजर से तीनों है। नाल्को, ये मेटल स्पेस से नाल्को 5.5% नीचे, NMDC 3.5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 3.5% नीचे और GSPL करीब 1.5% वीक वाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। सरकारी बैंकों में प्रेशर है, 4.5% नीचे है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक 4% नीचे, PNB 4% नीचे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.5% नीचे, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रियल एस्टेट से DB रियल्टी 5.5% नीचे है, कोल्टे पाटिल 4.5% नीचे, अजमेरा रियल्टी 3.5% नीचे और 4.5% नीचे शोभा लिमिटेड भी आपको दिखाई पड़ेगा। लगातार प्रेशर में इनफैक्ट कामकाज कर रहे हैं। PSC शेयर में बिकवाली चली रही है तो उसमें PFC, REC, ऑयल इंडिया, BEL, ये वो सब नाम है जहां पर करीब 5% से लेकर 9% तक के फॉल है। फार्मा भी आज प्रेशर है, कल से बायोकॉन चला था, आज वापस 5% नीचे। कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी हैं। टोरेंट फार्मा 4% नीचे, सनोफी 3% नीचे, जाइडस 2% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो क्रॉस द बोर्ड अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर के अंदर आज थोड़ा सा प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नीरज सर, OMCs कोई टेक है क्या इसमें? आज बहुत हेवीली सेल ऑफ में ये पूरा पॉकेट, अच्छी खासी बिकवाली है, क्या करें? या तो देखिए, मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आए थे सारे ही OMCs में। 2017 के बाद पहली बार ब्रेकआउट आए थे, तो 7-8 ईयरली ब्रेकआउट्स आए थे। ब्रेकआउट का क्या होता है ना, ब्रेकआउट में स्टॉक ऊपर जाता है, रीटेस्ट करने आता है ब्रेकआउट, और उसके बाद वापस छलांग लगाता है। तो यही हो रहा है आई बिलीव OMCs में। इम्पोर्टेंटली BPCL अपने सपोर्ट पे आ चुका है जो 550 का है। HPCL अगेन 450 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, और IOC अगेन 150 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तीनों ही अपने सपोर्ट पे आए हैं जो ब्रेकआउट लेवल थे। अब यहाँ से रीटेस्ट में प्रोबेबली 2-3 दिन जाएंगे और उसके बाद मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स वापस ऊपरी छलांग लगाएंगे। सो आई बिलीव के करंट लेवल से अगर 1-1.5 महीने का किसी का व्यू है तो बिल्कुल ही बाय करना चाहिए। अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, एंड आई वुड प्रोबेबली प्रिफर HPCL एट करंट लेवल्स लुकिंग एट द पैटर्न। तो करंट लेवल से आप HPCL बाय करें, स्टॉप लॉस लगाइए 435 का, और ऊपर में आई बिलीव वापस 550 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है इन द नेक्स्ट 15-20 डेज ऑन। तो अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो HPCL एक बार को हो सकता है पुल बैक प्ले, आप कह लीजिए, क्योंकि कल ये बात सही है कि कल ब्रेकआउट था, एक न्यूज़ आया, न्यूज़ ने इन सबके पैटर्न्स में थोड़ा बदलाव कर दिया, लेकिन अगर आप फिर भी पुल बैक प्ले करना चाह रहे हैं तो HPCL वुड बी अ बेटर बेट। आगे बातचीत करूंगा मैं नीरज जी से, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया है। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करेगा। चुनाव के बाद 30 मई तक नई सरकार का गठन होगा। और क्या डिटेल है, असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी है। तो असीम, मच अवेटेड इवेंट जो मार्केट देख रहा था वो अब आ गया है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या डिटेल है आपके पास? जी, सही कहा आपने। सभी को इस बात का इंतजार था कि चुनाव आयोग कब लोकसभा चुनाव की घोषणा करने जा रहा है, तो वो अब इंतजार सबका खत्म हो गया है। कल शनिवार को 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी राज्य हैं, 4 राज्य, वहाँ भी विधानसभा चुनाव होने, तो उनकी भी घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की जाएगी। ये 4 राज्य, अगर मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 4 राज्यों के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने, यहाँ पर भी इसकी घोषणा की जाएगी। अब ये देखना होगा कितने चरण के अंदर चुनाव आयोग इस इलेक्शन को कराता है, लोकसभा चुनाव को। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 2019 में 7 फेज के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे। तो इस बार ये देखना होगा कि 6 फेज होंगे या 7 फेज होंगे, लेकिन फिर भी 30 मई तक नई सरकार का गठन होने की उम्मीद है, क्योंकि इस सरकार का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा, तो तब तक नई सरकार का कार्यकाल गठन हो जाएगा। तो अब सब लोगों को चुनाव की तैयारियों में जुटना पड़ेगा, और कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा करने जा रहा है। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके ऊपर मार्केट भी नजर रखेगा। इनफैक्ट बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हमें बताने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस मेगा ओपिनियन पोल में से ये साफ हो जाएगा कि देश की जनता के मन में आखिर है क्या। न्यूज़ 18 ने अपने इस मेगा ओपिनियन पोल में मोदी का तूफान साफ दिख रहा है।
एनडीए के 400 पार होने का अनुमान है। इस पोल पर ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ नीरज जी मौजूद भी हैं। तो नीरज जी, किस तरह की डिटेल्स? न्यूज 18 मेगा पोल आ चुका है और उसमें देश भर में कौन कितनी सीटों पर जीत सकता है इसका अनुमान हमारे सामने है। ये देश का सबसे बड़ा पोल है और उसके परिणाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं। कुल 518 सीट पे हमने ओपिनियन पोल किया था, उसमें से एनडीए 394 सीट जीत सकती है और इंडिया अलायंस 97। अगर इसको हम 543 सीट पे कन्वर्ट करें, जिन 25 पर हमने सर्वे नहीं किया था, लेकिन इसी फार्मूले से एक्सट्रापोलेट करते हैं तो 411 सीट का नंबर पहुंचता है एनडीए अलायंस का, यानी 411 पार का जो नारा उन्होंने दिया है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है और इंडिया अलायंस सिर्फ 105 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है। कुछ राज्यों पर नजर डालते हैं जो ट्रिकी राज्य थे, जहां बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुई है, उसका क्या हाल है। सबसे पहला राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र है, जहां पे बहुत सारी पार्टीज अब गठबंधन बना रही हैं। उसमें भी एनडीए अलायंस 48% वोट शेयर के साथ 41 सीट जीतकर सबसे आगे है, यानी 48 में से 41 सीट जीतकर उसने बहुत डोमिनेंट पोजीशन बना ली है। दूसरा इसी तरीके से ट्रिकी स्टेट है पश्चिम बंगाल, जहां पे 1-on-1 हो रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। वहां पे एनडीए यानी बीजेपी प्लस 25 सीटें जीत रहा है, पिछली बार 18 थी, वहां से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इंडिया अलायंस यानी टीएमसी को आप कह सकते हैं एआईटीसी 17 सीटें सिर्फ जीत रहा है, जबकि वोट शेयर बराबर है। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेट उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां 80 में से 77 सीट बीजेपी प्लस के हाथ में और बीएसपी 1 और इंडिया अलायंस के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। मैसिव विक्ट्री वहां पे है। इसके बाद एक और स्टेट बिहार है, जहां पे हाल में बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसमें भी 39 में से 38 सीटें जीत के आ रहा है, यानी केवल 2 सीटें लोगों के लिए छूट रही हैं। 39 पिछली बार जीते थे, इस बार 38 है, तो बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो रही। साउथ में भी स्थिति बहुत बेहतर है एनडीए अलायंस की। 2-3 राज्य वहाँ क्विकली देखते हैं। उड़ीसा में देखिए आप, 13 सीटें, बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है बीजेपी, वहां से जीत के आ रही बीजू जनता दल केवल 8 सीटें हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल पे भी नजर डालनी चाहिए। तमिलनाडु में 5 सीटें, पिछली बार शायद 2014 में 1 जीती थी, इस बार 5 सीटें जीत रहे हैं और इंडिया अलायंस को हाथ में केवल 30 सीटें आती हुई दिख रही हैं। पड़ोसी राज्य केरल पे भी नजर डालनी चाहिए। केरल का नंबर सरप्राइजिंग आपको लगेगा, पहली बार खाता खोल रहे हैं और एनडीए वहां पे 2 सीट जीते हुए दिख रही है और बाकी यूडीएफ एलडीएफ जो भी हैं वो सब मिलके बाकी 18 सीटें जीतते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, इसमें पैन इंडिया एनडीए अलायंस की बढ़त बनती हुई दिख रही है और 400 पार का नारा पूरा होता हुआ दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो 400 पार नारा जो है वो पूरा हो सकता है ओपिनियन पोल के मुताबिक। ये तमाम मेगा ओपिनियन पोल की डिटेल आपको नीरज जी बता रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और शेयर है उन पर बातचीत करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है स्ट्रेस टेस्ट को लेकर और साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1, सब पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और म्यूचुअल फंड ने 25% और 50% लिक्विडेशन को लेकर जो अपना डेटा है वो देना शुरू कर दिया। पूरा डिटेल धीरे धीरे आना शुरू होगा और आज शाम तक इसकी जो तमाम डिटेल है वो आनी शुरू हो जाएंगी। एक एक करके तमाम डेटा देख लेते हैं किस तरह से ये डेटा अब तक पैन आउट हुआ है। तो स्ट्रेस टेस्ट का जो डेटा है वो अब आना शुरू हो चुका है। 25% और 50%, यानी कि किसी भी फंड को अगर लिक्विडेशन में जाना है तो 25 और 50% तक का जो डेटा है वो कितने कितने समय में हो सकता है, ये डेटा देना शुरू हो गए हैं और आज शाम तक पूरी डिटेल आते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि एक म्यूचुअल फंड को अगर लिक्विडेशन में जाना है तो पहले 1 क्वार्टर या 50, क्योंकि पूरी तरह से तो कभी लिक्विडेशन होता नहीं आमतौर पर, तो इसीलिए 25 और 50% का लिक्विडेशन वैलिड मान के इसका डेटा बनाया जा रहा है। औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम म्यूचुअल फंड्स का एक जो है वो स्ट्रेस टेस्ट में यूज़ किया जा रहा है, ताकि अगर इफ़ इन केस सेल ऑफ आए तो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आता है तो इसको कैसे वहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। कुछ नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले ईडलवाइज 5066 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। 25% लिक्विडेशन के लिए करीब 1 दिन लगेगा और 50% लिक्विडेशन के केस में 2 दिन लगेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ करीब 4981 करोड़ रुपए का एयूएम है। इसको 25% लिक्विडेशन के लिए करीब 2 दिन और 4 दिन लगेंगे। 50% लिक्विडेशन के लिए सुंदरम म्यूचुअल फंड को 10,262, ये मिड कैप का फंड है, तो 10,262 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम, 4 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और करीब 2 दिन लगेंगे इनके 25% लिक्विडेशन में। धीरे धीरे हम फंड साइज और बढ़ा रहे हैं, तो क्वांट की अगर मिड कैप फंड की तरफ जाते हैं तो 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम,
5-6 दिन में लिक्विडेशन होगा 50% और 3 दिन में होगा 25%। मोतीलाल ओसवाल का करीब 8,500 करोड़ रुपए का AUM, 10 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन होगा और 5 दिन के अंदर 25% के आसपास का लिक्विडेशन। और एक्सिस रफली 25,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM, 12 दिन लगेंगे इसे 50% लिक्विडेशन में और 6 दिन लगेंगे इसको 25% लिक्विडेशन में। स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर आते हैं। ईडलवाइज का करीब 3200 करोड़ रुपए का AUM, 3 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन होगा और 25% लिक्विडेशन के लिए 2 दिन लगेंगे। मोतीलाल ओसवाल का 1400-1500 करोड़ रुपए का एक AUM है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए कि समय सेम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर माइट भी वो स्टॉक्स हो जिनकी लिमिट छोटी हो, तो इसकी वजह से यहाँ पर लिक्विडेशन में समय लग सकता है। सुंदरम म्यूचुअल फंड करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, थोड़ा और ज्यादा समय लग रहा है। 50% लिक्विडेशन के लिए 5% और 25% लिक्विडेशन के लिए 3 दिन का यहाँ पर समय, 5 दिन और 3 दिन का समय लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज आदित्य बिरला सन लाइफ 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, 10 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और 5 दिन लगेंगे 25% लिक्विडेशन में। क्वांट का 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, 22 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन हो पाएगा और करीब 11 दिन लगेंगे इसे 25% लिक्विडेशन में। और सबसे बड़ा एक्सिस यहाँ पर भी 19,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM, 28 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और 14 दिन लगेंगे करीब इनको 25% लिक्विडेशन को लेकर। यानी कि जिस तरह की स्थितियां है ये स्ट्रेस टेस्ट जरूरी था और ये स्ट्रेस टेस्ट इंडिकेट करता है कि किस तरह की लिक्विडिटी है और अगर थ्राइस द साइज ऑफ लिक्विडिटी मिलता है तो कैसे ये फंड्स जो हैं अपने आप को लिक्विड कर पाएंगे। इसके बाद अब लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट्स को लेकर भी किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि इस हफ्ते जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें आशीष कियाल सोफा लीड कर रहे हैं। करीब कोलगेट उनकी नेक्स्ट कॉल थी, 2975 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी चलने की राय दी थी और यहाँ पर करीब 2610 का एक स्टॉप लॉस रखा था उन्होंने। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर एक स्पाइक भी आया, 292 रुपए के टारगेट्स के लिए रुचित की खरीदारी की कॉल है। 258 का एक स्टॉप लॉस रख के चलने की राय उनकी तरफ से आ रही, 270 का यहाँ पर अब एक स्टॉप लॉस मेंटेन, 270 का मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। रिटर्न वाइज सोफा आशीष कियाल लीड कर रहे थे, करीब 3.5% पॉजिटिव रिटर्न, रुचित नेगेटिव 2% के आसपास का रिटर्न और प्रदीप का रिटर्न -4.85% के आसपास का। मिड कैप मंत्रा को अब यहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक और ब्रेक के उस पार आप महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी। हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO अमित कुमार सिन्हा सर मौजूद होंगे एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, उनसे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।